सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविंदर सर लेक्चर पोल साइंस। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसमें भूगोल वाले पार्ट में मैप वर्क मानचित्र कार्य के नाम से 4 अंक का एक प्रश्न आता है। अगर विद्यार्थी ने मैप को ठीक प्रकार से किया हो तो ये 4 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। लेकिन जो भी विद्यार्थी मैप करें तो उनको मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो भारत के नक्शे से शुरू करें और भारत के नक्शे में जो भारत के राज्य दिए गए हैं उनको अच्छी प्रकार से एक बार समझ ले कि कौन सा राज्य मानचित्र में कहां पर है। इस वीडियो में भी हम भारत के नक्शे में राज्यों से शुरू करेंगे। तो अगर हम देखें तो पहला जो है ये राज्य नहीं है, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये छोटा सा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम। इसके साथ ही अगर देखें तो नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय और साथ में ये पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, झारखंड के नीचे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इधर अगर जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को काटकर बनाया गया है ये, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ये अगर हम देखें छोटा सा ये गोवा। तो इस प्रकार से हम राज्यों के बारे में पहले पूरी जानकारी ले ले, सभी के सभी राज्यों को देख लें कि मानचित्र में वो कहां पर है। दूसरे नक्शे पर चले अगर हम तो यहां है भारत की नदियां। भारत की नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी या नदी दिखाने के लिए कहा जा सकता है। तो अगर भारत की नदियों की हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहां से शुरू करेंगे और ये जो है ये मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी निकलती है, कि आप देख रहे हैं इसको बोल्ड करके दिखाया गया है। और ये ज्यादातर जो है थोड़ा सा हिस्सा हमारा भारत में बहती है, बाकी ज्यादातर ये पाकिस्तान में बहती है। मानसरोवर झील से ही एक और नदी निकलती है जिसको सतलुज हम कहते हैं, पंजाब से होकर बहती है और बाद में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं सतलुज नदी जो है वो सहायक नदी है। इसी प्रकार यहां से उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड है, आपको बताया था कि नक्शे में एक बार राज्यों को जरूर देख लें। उत्तराखंड से गंगा निकलती है गंगोत्री नामक स्थान से और पूरे उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार से निकलती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो है वो फरक्का बांध है, यहां से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली बन जाती है जो पश्चिम बंगाल में से बहते हुए अरब की सागर उसमें बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है जो पद्मा के नाम से वहां पर जानी जाती है। तो जिसको हम यहाँ पर गंगा कहते हैं उसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। इसी की एक सहायक नदी है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री नामक स्थान से और इसका नाम है यमुना। तो ये हरियाणा से बहते हुए और फिर इलाहाबाद में तो जाके गंगा नदी मिल जाती है। इसी प्रकार मानसरोवर झील से ही एक और नदी निकलती है जिसको हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन जब ये मानसरोवर झील से निकलती है तो इसको तसांगपो वहां पर कहते हैं तिब्बत में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग बन जाती है यही नदी जिसको तसांगपो कहते हैं। और जब ये असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। पूरे असम में से बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा नदी में जाकर मिल जाती है बाद में
लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। जहां से निकलती है उस स्थान को आप अच्छी तरह कार से देख लीजिए, और पूरे मध्य प्रदेश में से बहते हुए और महाराष्ट्र की सीमा को छूते हुए ये जाके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। एक और नदी है, वो उसको हम तापी नदी या फिर ताप्ती नदी भी कहती हैं। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और पूरे महाराष्ट्र में से होके बहती हुई दोबारा फिर गुजरात में निकलती है, और ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसी प्रकार एक और जो महानदी है, जिसको हम महानदी कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास से, और ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क बनाते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, और यहां से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलकर ये तेलंगाना है, तेलंगाना में प्रवेश करती है, और फिर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को छूती हुई निकलती है, उड़ीसा के बॉर्डर को भी निकलते छूती हुई, और बाद में ये उसमें आंध्र प्रदेश में जाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बोल्ड से आपको दिखाया गया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की एक और नदी है, जिसको हम कृष्णा नदी कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, और कर्नाटक से निकलते हुए बहते हुए उसके बाद तेलंगाना को छूते हुए आंध्र प्रदेश से निकलते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तुंगभद्रा, एक तुंगभद्रा भी नदी है, ये सहायक नदी है कृष्णा नदी की, जाके कृष्णा नदी में गिर जाती है। और एक महत्वपूर्ण नदी है उसकी दक्षिण भारत की, वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी उसमें कर्नाटक से निकलती है, ये कर्नाटक है, और तमिलनाडु से प्रवेश करते हुए पूरे तमिलनाडु में से बहते हुए आखिर में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये कुछ नदियां हैं जो आ सकती हैं, इनको भी बच्चे एक बार अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर ले कि कौन सी नदी कहां कहां से निकलती है और कौन कौन से राज्य से होकर वो बहती है। इसी प्रकार हमारे पास अगला है बांध। नदियों का अगर आपने नदियां की हैं तो बांध का भी एक आधा प्रश्न आ जाता है वार्षिक परीक्षा में कि कौन सा बांध कहां पर है। तो बांधों की अगर हम बात करें तो मुख्य मुख्य बांध अगर हम करें तो एक जो बांध है ये आप देख रहे हैं, ये लद्दाख है और ये हिमाचल प्रदेश है। तो इसकी दोनों की सीमा पर ये बनाना, इसको नाफ्ता झाकड़ी बांध कहते हैं, नाफ्ता झाकड़ी बांध। इसी प्रकार एक बांध है जो आप देख रहे हैं, ये पंजाब है और ये हरियाणा है, तो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है। इनकी तीनों की सीमा पर यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। इसी प्रकार आप उत्तराखंड में टिहरी बांध दिखा सकते हैं, अगर टिहरी बांध आया है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जहां रेड डॉट से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर उसकी स्थिति को दिखाया गया है कि वो बांध कहां पर बना हुआ है। इसी प्रकार सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये गुजरात में है। तो ये स्थान है सरदार सरोवर बांध जहां पर बना हुआ है, ये क्योंकि यहाँ से नर्मदा नदी बहकर बहती है। तो नर्मदा नदी पर ही एक और बांध बना हुआ है, उसको हम कहते हैं इंदिरा सागर बांध। ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो ये भी आ सकता है इंदिरा सागर बांध। महानदी जो हमने यहां से आपको दिखाई थी, इस तरह से होकर बहती है। तो ये महानदी जो है, इस महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम हीराकुंड बांध कहते हैं। तो हीराकुंड बांध भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। और गंगा नदी जब उसमें पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, सारा का सारा पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर एक फरक्का बांध, इसको फरक्का बांध कहते हैं, तो ये फरक्का बांध बना हुआ है, इसको भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये जो नदी है गंगा नदी, वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली बन जाती है जो इसमें से पश्चिम बंगाल में से होकर बहती है, और एक जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र है, ये आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र में एक कोयना बांध है, ये आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं, कोयना बांध, ये कोयना बांध है। और यहीं पर एक आंध्र प्रदेश में आप दो बांध दिखा सकते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, इसको नागार्जुन सागर बांध कहते हैं, नागार्जुन सागर बांध। और यहीं पर आंध्र प्रदेश में ही एक और बांध बना हुआ है, श्रीसलेम बांध। तो ये कुछ बांध है, आ जाते हैं परीक्षा में और इनको आप आसानी से दिखा सकते हैं। श्रीसलेम बांध ये भी आंध्र प्रदेश में है। राज्य आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है, तभी आप नक्शे को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे।
अगला नक्शा अगर हम देखें तो उसमें आए हुई हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह या समुद्री पतन भी इनको कहते हैं। इनको मेजर सी पोर्ट अगर हम कहें तो सी पोर्ट्स हैं ये। तो क्योंकि प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह वहां का मतलब है कि जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। तो जब समुद्री जहाज आकर रुकते हैं तो बंदरगाह जो है भारत का जो निचला हिस्सा है जो समुद्र को छूता है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है वो हिंद महासागर है। तो हम गुजरात से शुरू करेंगे। तो गुजरात में ये आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह। और गुजरात में ही एक और बंदरगाह है वो सूरत है। ये सूरत जहां पर आप देख रहे हैं ये उससे बोल्ड से दिखाया गया है ताकि आप उसको देख सके। तो सूरत बंदरगाह है ये, तो आप उसको दिखा सकते हैं, सूरत बंदरगाह को रेड कर देते हैं। इसी प्रकार मुंबई, ये मुंबई है जो आप देख रहे हैं जहां पर निशान लगा हुआ है। तो मुंबई बंदरगाह को भी दिखाया जा सकता है। और इसमें यहीं पर एक और है, इसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहीं पर महाराष्ट्र में। मुंबई जहां पर आप दिखाएंगे उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसी प्रकार अगर हम गोवा में जाएं तो गोवा में दो बंदरगाह है, एक पणजी है, पणजी, और एक मुर्मू गांव, मुर्मू गोवा के नाम से है। दो बंदरगाह हैं ये। मुर्मू गांव कई बार आया है प्रश्न, मुर्मू गांव भी कहते हैं, मुर्मू गोवा भी कहते हैं इसको। तो ये दो बंदरगाह गोवा में है। इसी प्रकार ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, कर्नाटक वाले हिस्से में न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलोर के नाम से एक बंदरगाह है, तो इसको दिखाया जा सकता है। एक केरल वाले हिस्से में अगर हम जाएं तो कोचीन या फिर कोची बंदरगाह है, यहाँ पर कोचीन या फिर कोची बंदरगाह दिखाया जा सकता है। ये जो लाल लाल से आप चिन्ह देख रहे हैं वास्तव में उसकी स्थिति को दिखाता है कि वो बंदरगाह कहां पर है। इसी प्रकार ये तमिलनाडु है, ये देख रहे हैं ये सारा। तमिलनाडु में तुतीकोरिन एक बंदरगाह है, तुतीकोरिन, ये भी आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तुतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है। इसी प्रकार तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है चेन्नई, ये भी माना हुआ बंदरगाह है। और चेन्नई से ऊपर अगर हम जाएं तो एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर। आंध्र प्रदेश में तीन बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम के नाम से बंदरगाह है। और एक और बंदरगाह है यहाँ पर जहां पर आप ये देख रहे हैं ग्रीन का निशान, काकीनाडा भी बंदरगाह यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह आता है भारत का वो है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के नाम से भी एक बंदरगाह है, तो इसको भी आप दिखा सकते हैं। उड़ीसा में अगर हम जाएं तो उड़ीसा में हम कह सकते हैं पारादीप, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है उड़ीसा का, पूरे देश का पारादीप बंदरगाह है यहाँ पर। और उसकी बात अगर हम करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दो बंदरगाह हैं जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, एक कोलकाता बंदरगाह और एक हल्दिया बंदरगाह। तो ये दुष्ट प्रकार से हम ये कुछ बंदरगाह यहाँ पर मेन बंदरगाह जो है वो दिखा सकते हैं, कलकत्ता, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। तो ये हमारे पास 10-12 बंदरगाह हैं जो हमारे देश में, और इन्हीं के बारे में ही आमतौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनको हम कह सकते हैं, जहां से आप किसी भी देश में जाने के लिए विमान ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम शुरू करें पंजाब में अमृतसर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ ये जगह है जहां पर आप देख रहे हैं, लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसी प्रकार राजस्थान में की बात हम करें तो राजस्थान में जयपुर को आप दिखा सकते हैं। और महाराष्ट्र में अगर हम चलें तो महाराष्ट्र में मुंबई को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है, वहां पर भी उसको दिखा सकते हैं। गोवा में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से आप पूरे किसी भी देश में जाने के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। इसी प्रकार तेलंगाना में की अगर बात करें तो तेलंगाना में हैदराबाद में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कर्नाटक में जाएं तो कर्नाटक में बेंगलुरु के नाम से बेंगलुरु जगह है वहां पर जहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो मुंबई वाला जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इधर कलकत्ता जो है अगर पूर्व में जाए
तो पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यही आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं कि कहां पर अंतर्राष्ट्रीय। रायपुर आपको स्पष्ट होना चाहिए, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हैदराबाद, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और चेन्नई, ये जगह आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए कि नक्शे में, मानचित्र में वो हैदराबाद या कौन सा स्थान कहां पर है। अगला नक्शे, अगर अगले मैप की हम बात करें तो इसमें पूछा गया है वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहां पर है। वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरीज जिनको हम कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है वो कहां कहां पर है। तो इसमें एक जो है वो पहला है, अगर ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में दाची गाम राष्ट्रीय पार्क है, ये आमतौर पर आता है दाची गाम राष्ट्रीय पार्क। इसी प्रकार अगर हम ये उसकी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक मशहूर राष्ट्रीय पार्क है जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट आमतौर पर ये परीक्षा में पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय। तो इसको अच्छी प्रकार से देख लें कि ये उसमें उत्तराखंड में कौन से स्थान पर है। इसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो पार्क दिखाए जा सकते हैं, एक है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, और दूसरा है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क। तो ये दो पार्क यहाँ पर हैं। इसी प्रकार अगर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दुधवा वहां पर एक जगह है, वहां पर इसको आप दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम असम में जाएं तो असम में दो हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहां पर पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में, जहां पर ये, तो ये जगह जरूर देख लीजिए कि जहां पर निशान लगा हुआ है वो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। इसी प्रकार मानस एक जगह है, मानस वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर भी वन्य जीवों को अभयारण्य देने के लिए, उनको कहते हैं शरण देने के लिए पार्क बनाया गया। मानस भी आमतौर पर पूछा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा टाइगर है, राष्ट्रीय पशु है, तो वो सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य है, जहां पर टाइगर को रिजर्व किया गया, टाइगर के लिए। सुंदरवन वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, जगह देख लीजिए कहां पर बना हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। गुजरात में अगर हम जाएं तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कान्हेरी राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में कान्हेरी। ये भी एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि कान्हेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है, जगह आप देख लीजिए कहां पर है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो है वो सिंपलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, ये जगह आप यहां भी देख लीजिए। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर बना हुआ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार तमिलनाडु में मदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य है, मधुमलाई अभयारण्य है। और केरल में एक मशहूर है जो हाथी भी जहां पर रखे गए हैं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार। तो ये कुछ मुख्य से वन्य जीव अभयारण्य या फिर नेशनल पार्क है जो आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी आप अच्छी प्रकार से एक बार जरूर देख लीजिए कि कौन सा कहां पर है। अगले मैप पर अगर हम जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण आता है आमतौर पर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भारत में कहां कहां पर है। तो अगर हम उत्तर से शुरू करें तो उत्तर में श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसी प्रकार पंजाब में मोहाली जगह है चंडीगढ़ के पास ही, मोहाली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उत्तर प्रदेश में अगर हम जाएं तो नोएडा मशहूर है टेक्नोलॉजी पार्क के लिए, जो साथ जहां पर सॉफ्टवेयर जो है फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनीज लगी हुई हैं। राजस्थान में जयपुर वो जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में इंदौर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में गांधीनगर मशहूर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए। महाराष्ट्र में दो हैं जो अपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, एक मुंबई जो है फिल्मी नगरी भी है, और साथ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी जाने जाते हैं। मुंबई के पास ही पुणे में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बने हुए हैं। वो जो सबसे महत्वपूर्ण है जो सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाते हैं वो हैदराबाद है, अपने जो पूरे भारत में या पूरे संसार में मशहूर है,
और एक बेंगलुरु, बेंगलुरु में भी सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो खूब अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। चेन्नई एक वो जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बने हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से भी आ जाता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये आप 10-12 अगर याद कर लीजिए तो ये आप आसानी से 1 नंबर इसमें भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अगले नक्शे पर अगर हम बात चलें तो इसमें पूछा गया है ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट्स, जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। इसका मतलब यह है ताप विद्युत केंद्र, थर्मल प्लांट जिनको हम कहते हैं, कोयले से जहां पर बिजली बनती है। तो ज्यादातर जो लगे हुए हैं पंजाब में बठिंडा वो जगह है जहां पर थर्मल प्लांट लगा हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा में एक यमुनानगर में है थर्मल प्लांट। इसी प्रकार एक पानीपत में है। दिल्ली में भी थर्मल प्लांट बना हुआ है जहां पर कोयले से बिजली बनती है। राजस्थान में कोटा हम वो जगह दिखा सकते हैं, कोटा, जहां पर कोयले से बिजली बनती है, थर्मल प्लांट बना हुआ है। इसी प्रकार बिहार में अगर हम जाएं तो बरौनी वो जगह है जहां पर थर्मल प्लांट है। और इधर हम जाएं तो ये असम में नामरूप के नाम से एक जगह है, नामरूप के नाम से जो जगह है वहां पर थर्मल प्लांट बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जगह है, वहां पर थर्मल प्लांट बना हुआ है, कोयले से बिजली बनती है। इसी प्रकार ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में थर्मल प्लांट लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2 जगह आप दिखा सकते हैं, सिंगरौली और सतपुड़ा वो 2 जगह हैं जहां पर थर्मल कोयले से बिजली बनती है, सिंगरौली और सतपुड़ा। इसी प्रकार उड़ीसा में अगर हम जाएं, ये सारा का सारा ओडिशा है, ओडिशा उसको ओडिशा कहते हैं। तलचर, ये तलचर एक जगह है जहां पर थर्मल प्लांट लगा हुआ है। और आंध्र प्रदेश में अगर हम जाएं तो आंध्र प्रदेश में हम विजयवाड़ा दिखा सकते हैं, विजयवाड़ा वो जगह है जहां पर कोयले से बिजली बनती है, थर्मल प्लांट लगा हुआ है। और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 3 जगह आप दिखा सकते हैं, एन्नोर में भी थर्मल प्लांट है, एक नवेली है, नवेली जगह है, नवेली एक आगे भी आएगा नवेली, तो यहाँ थर्मल प्लांट भी लगा हुआ है। एक और चीज यहाँ पर लगी हुई है, तुतीकोरिन पहले भी आया था, तो यहाँ भी थर्मल प्लांट लगा हुआ है। तो ये भारत के कुछ शहर दिखाए गए हैं जहां पर थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, अर्थात जहां पर कोयले से बिजली बनती है। तो ये आप इनको भी अच्छी प्रकार से ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक प्लांट जिनको हम कहते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहां पर परमाणु से बिजली बनाई जाती है। तो ये भी आमतौर पर एक प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। उत्तर भारत से अगर हम उत्तर साइड से चलें तो उत्तर प्रदेश में नरोरा वो जगह है, नरोरा, जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है, न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है। राजस्थान में रावत भाटा, 2-4 जगह हैं, बाकी अभी बन रहे हैं, लेकिन जहां पर बिजली बननी शुरू हो गई है परमाणु से, सिर्फ उनकी बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा, ध्यान से स्थान देख लीजिए जहां पर लाल बिंदी लगी हुई है कि वहां पर वो नरोरा जगह है जहां पर परमाणु से बिजली बनती है। राजस्थान में रावत भाटा। और इसी प्रकार उसमें अगर गुजरात में अगर हम जाए तो ककरापार है जगह, ककरापार जो है वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। महाराष्ट्र में तारापुर देख लीजिए कहां पर है, ताकि आप इसको समझ सके, इसको अच्छी प्रकार से वहां पर मानचित्र में जब आए तो उसको आप दिखा सके। गुजरात में ककरापार और महाराष्ट्र में तारापुर। इसी प्रकार अगर हम कर्नाटक में जाए तो कर्नाटक में कैगा आमतौर पर पूछा जाता है कि कैगा पावर प्लांट कहां पर लगा हुआ है, तो कैगा आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार केरल में भी एक न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है, पावर प्लांट, और वो जगह है कुंडनकुलम के नाम से ये जगह है, और ये स्थान है कुंडनकुलम, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। और तमिलनाडु में कलपक्कम ये जगह जो दिखाया गया है लाल बिंदी जहां पर है, इनको आप अच्छी प्रकार से अगर देख लें तो एक प्रकार से उस स्थान को, निर्धारित स्थान जहां पर वो लगा हुआ है, तो ये जो 4 नंबर है मानचित्र वर्ग के, तो ये आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। कलपक्कम वो जगह है तमिलनाडु में जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। अगले मानचित्र की अगर हम बात करें तो अगले मानचित्र में वो पूछा गया है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, खाने,
आयरन और माइंस जिनको हम कहते हैं कि जहां से लोहा निकाला जाता है, वो खाने कहाँ कहाँ पर है, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, या फिर उनको खाने, लौह अयस्क की खाने कहाँ है, माइंस कहाँ है, आयरन और माइंस कहाँ है। तो ये जो जगह है उसमें हम दिखा सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आप दो जगह दिखा सकते हैं, वो एक है चंद्रपुर, चंद्रपुर अगर आप देख रहे हैं ये चंद्रपुर है, यहाँ पर लौह अयस्क की खान है। दुर्ग, दुर्ग में भी लौह अयस्क की खान है, आयरन माइंस है। इसी प्रकार एक बैलाडीला, ये बैलाडीला बड़ा मशहूर है जहां पर लौह अयस्क की खान है, इसको बैलाडीला कहते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है बैलाडीला। इसी प्रकार कंदुझर, कंदुझर जो है वो उड़ीसा में है। कंदुझर, कंदुझर जगह जो है यहाँ पर है। केंदुझर, केंदुझर इसको हम कहेंगे, तो केंदुझर में भी आयरन ओर की माइंस है। इसी प्रकार उड़ीसा में ही एक और जगह है मयूरभंज, मयूरभंज का भी बड़ा जिक्र आता है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए कि केंदुझर कहां पर है और मयूरभंज कहां पर है, तो इनको आप दोनों को दिखा सकते हैं अगर आ जाती है पेपर में। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जो लौह अयस्क की खान है वो रत्नागिरी है, जगह है रत्नागिरी में है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में 3 जगह पर लौह अयस्क की खानें हैं। एक बल्लेरी, बल्लेरी एक जगह है, बल्लेरी जहां पर लौह अयस्क की खान है, जहां से लोहा, कच्चा लोहा निकाला जाता है। इसी प्रकार चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग में भी, और एक कुद्रे, कुद्रे मुख, कुद्रे मुख है, इसको केंद्र मुख भी कहते हैं कई बार, तो ये वास्तव में कुद्रे मुख है, जहां पर ध्यान से द्वारा फिर हम महाराष्ट्र में रत्नागिरी वो जगह है। तो और कर्नाटक में अगर हम कहें तो बल्लेरी, चित्रदुर्ग और कुद्रे मुख और चिकमंगलूर एक जगह है। यहीं पर, यहाँ पर जहां जहां खाने हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है। तो कई बार लोहा अगर पूछा जाए तो आप इसमें से दिखा सकते हैं, कर्नाटक में भी काफी लोहा है। तो चिकमंगलूर वो जगह है जहां पर लौह अयस्क की खाने मिली है या जहां से लोहा निकाला जाता है। ये अगला नक्शा की अगर हम बात करें, लौह इस्पात संयंत्र कहां कहां पर भारत में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर हमने जो उस वाले ऊपर वाले नक्शे में हमने ये देखा कि लोहे की खाने कहां पर है जहां से लोहा निकाला जाता है। उसके बाद है लोहे को जो बनाया जाता है, जो लोहा इस्पात जिसको हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पर लोहे को ढाला जाता है, लोहा बनाया जाता है, वो कहां कहां, जहां पर उसकी खाने हैं वहीं पर लोहा भी बनाया जाता है। तो अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में आप भिलाई स्टील प्लांट दिखा सकते हैं, भिलाई स्टील प्लांट। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में ही ये उसमें छत्तीसगढ़ में था। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में बोकारो एक जगह है, बोकारो में स्टील प्लांट लगा हुआ है, आयरन एंड स्टील प्लांट। इसी प्रकार जमशेदपुर जो टाटा आयरन के नाम से भी जाना जाता है, तो जमशेदपुर में भी एक आयरन एंड स्टील प्लांट लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में एक बर्नपुर जगह है, ये आप देख रहे हैं, जो आप देख बर्नपुर, इसको बर्नपुर कहते हैं। इसी प्रकार एक दुर्गापुर स्टील प्लांट है, वो भी पश्चिम बंगाल में ही लगा हुआ है। उड़ीसा में अगर हम जाए तो उड़ीसा में राउरकेला के नाम से स्टील प्लांट लगा हुआ है, राउरकेला। तो ये जगह है याद रखनी, भिलाई स्टील प्लांट। इसी प्रकार जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में 2 है, बर्नपुर है और दुर्गापुर स्टील प्लांट है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो रत्नागिरी में, क्योंकि वहां पर खान भी है और स्टील प्लांट भी बना हुआ है। इसी प्रकार कर्नाटक में विजयनगर है, जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। भद्रावती, भद्रावती भी कर्नाटक में ही जगह है जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। इसी प्रकार तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो सेलम स्टील प्लांट के नाम से तमिलनाडु में वो जगह है जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टील प्लांट आमतौर पर पूछे जाते हैं, सेलम स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम, कोई भी पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे इनको अच्छी प्रकार से नक्शे में कहां पर जगह है, कहां पर रत्नागिरी है, कहां पर राउरकेला है, तो ये इन चीजों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से नक्शे को जरूर देख लें, ताकि इस वीडियो को जरूर जितने बार देखेंगे उतने बार ही आपकी ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास है कोयला खाने कहां पर है, जहां पर लोहा अयस्क मिलता है वहीं पर भारत में कोयला खाने भी हैं। तो कोयला खानों के अगर हम कोल माइंस की अगर हम बात करें तो कोल माइंस में एक जो कोल माइंस है वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो जगह है वहां पर है, क्योंकि यहाँ लोहा अयस्क भी है। तो थोड़ी सी जगह पर सिंगरौली एक जगह है जहां पर कोयला निकाला जाता है। और एक उसमें छत्तीसगढ़ में जो है वो कोरबा नामक जगह है,
जहां पर कोयले की खान है या कोयले की माइन है। इसी प्रकार अगर हम जाएं झारखंड में, तो झारखंड में झरिया, झरिया में कोयले की खान है। बोकारो, बोकारो में भी कोयले की खान मिली है, वहां से कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज एक जगह है, रानीगंज, रानीगंज जो है वहां से कोल माइंस निकाला जाता है। उड़ीसा में तलचर, तलचर वो जगह है जहां पर कोयला निकाला जाता है। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ सिंगरेनी एक जगह है, सिंगरेनी, सिंगरेनी में कोल माइन मिली है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नवेली एक जगह है जहां पर कोल माइन है। तो ये कुछ कोयले की खाने हैं। दोबारा फिर हम बताएं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, झारखंड में बोकारो और झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर और आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी और तमिलनाडु में नवेली वो जगह है जहां पर कोयले की खाने हैं। उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो भारत में किन किन स्थानों पर है, ये भी आमतौर पर पूछ लिया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रीज। तो कॉटन जहां पर सूती वस्त्र बनाया जाता है वो हमारे पास हम कहे तो उत्तर प्रदेश में कानपुर वो जगह हम दिखा सकते हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है। इसी प्रकार उसमें गुजरात में हम अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी फेमस है। इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में इंदौर वो जगह है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है। सूरत, सूरत भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, गुजरात की एक जगह है। मुंबई, मुंबई भी ये वास्तव में समुद्र किनारे है। यहाँ पर धागा जो है जल्दी नहीं टूटता नहीं है, इसलिए ये एक बेस्ट उसके लिए जलवायु पाई जाती है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अहमदाबाद, सूरत और महाराष्ट्र में मुंबई। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक और जगह है सोलापुर, सोलापुर में भी सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं। और नीचे अगर हम तमिलनाडु में जाए तो तमिलनाडु में हम दिखा सकते हैं कोयम्बटूर, कोयम्बटूर वो जगह है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगा हुआ है। एक और जगह है मदुरई, मदुरई में भी सूती वस्त्र या मदुरई भी अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में 2, मुंबई और सोलापुर, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई। तो ये कुछ 12-13 नक्शे हैं। अगर बच्चे इनको ध्यान से अच्छी प्रकार से वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लें तो इस ये जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं मैप वर्क के नाम से, इनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और ये पूरे सारे के सारे नक्शे सही आपके जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।